एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ सुधाकर जी, आप थोड़ा और इसमें ऐड करें, गाइड करें कि अगर जो आप लोग बता रहे हैं, जो अतुल जी ने बताया और जो विजय जी ने बताया, अगर ये इस तरह से आईने की तरह साफ है कि कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं होना था, जो आप लोग बता रहे हैं उसे देख के ये लगता है कि बिल्कुल ये तो एक लाइन की बात है कि हाँ अगर इम्पोर्ट ड्यूटी कम होगी तो वहाँ दाम बढ़ जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। और रिफाइनिंग वाली बात आप लोगों ने कही, तो क्या अगर इतना ये खराब फैसला था तो सरकार ने जब ये फैसला लिया है इसके पीछे कुछ ना कुछ तो मकसद रहा होगा। सरकार के संज्ञान में ये बात तो होगी ना कि हाँ इंडस्ट्री विरोध करेगी और इंडस्ट्री को, रिफाइनिंग को इससे नुकसान होगा। उसके बाद भी ये फैसला अगर सरकार ने लिया है तो क्यों लिया है सुधाकर जी? अगर आप बिटवीन द लाइन सरकार के इस फैसले को पढ़ पाए हों, समझ पाए हों, तो आप जरा डिटेल में बताएं। देखिए, गवर्नमेंट हैज बीन वेरी प्रोएक्टिव लिसनिंग टू द कंज्यूमर, फार्मर्स, इंडस्ट्री, एवरीबडी। सो उसमें जैसे थोड़ा बहुत ड्यूटी घटाया और पोर्ट का FSSAI क्लियरेंस सब ठीक कर दिया और लगातार हमसे सप्लाई चेन क्या है, कैसा है, सब पूछ रहे थे। सो गवर्नमेंट इज वेरी कंसर्न, बट आई डोंट थिंक द डिबेट इज अबाउट कि व्हाट इंटरनेशनल प्राइसेस विल मूव। यू सी, इंटरनेशनल प्राइसेस विल मूव। USD में USDA बुलिश था, एंड जिस दिन यहाँ इंडिया में ड्यूटी घटा तो नी जर्क रिएक्शन एक 3% बढ़ गया था, फिर 1% में क्लोज हो गया था। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है आज के डिबेट में, जो रिफाइंड ऑयल जो खोल दिया है, जो 8 जनवरी 2020 में जो बंद किया, आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशंस विद द इंडस्ट्री, हमारे कंसल्टेशन के बाद वो फिर से जो खोल दिया, उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट अभी बढ़ रहा है। और इसकी वजह से शायद कंज्यूमर को इतना बेनिफिट ना मिले, लेकिन बेनिफिट विल बी वेरी नेबुलस। वो मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। एक मिनट में मैं बोलना चाहता हूँ, कंपेयर टू 2020 मलेशिया का ड्यूटी जो है, एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन CPO ऑन ओलिन इज 0. On CPO it is $90, so we have to buy at $90 higher. Indonesia CPO duty is $291, whereas Olein export is 187, which means 10% advantage is there for Olein exports. थर्ड प्रॉब्लम इज, एक तो इसके वजह से लास्ट ईयर अगर 7-8 लाख टन इंपोर्ट आ रहा था, उसमें 3.5 लाख टन तो ओलिन ही आ रहा था। उसमें क्या फर्क पड़ता था? इधर का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होके एंड यहाँ मार्जिन इंजरी हो रहा था, इसकी वजह से सेफगार्ड ड्यूटी रिस्ट्रिक्शन सब लगाया गया। और दूसरा ये मेन प्रॉब्लम है कि मलेशिया इंडोनेशिया से ये जो ओलिन या क्रूड ओलिन मलेशिया नेपाल बांग्लादेश जाके फिर जीरो ड्यूटी में इंडिया में आ जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, बेसिकली इंडियन इंडस्ट्री को एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा। तो इंडस्ट्री का अगर मार्जिन -4% में, 5% में यदि बेचना पड़ा a substantial quantity of, let's say, 60% of the saleable volumes, so industry survival will be at stake. So मैं अभी भी सोचता हूँ कि गवर्नमेंट इस इशू को, मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो या सपोर्ट टू द इंडस्ट्री की बात हो, तो वो फिर से आशा करता हूँ कि ये लोग ये जो नुआंसेस है, ये कॉम्प्लिकेशंस है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का, वो इसको ठीक कर दें। ठीक कैसे करेंगे? एक मिनट के लिए, कि वहां अगर सब्सिडी है ओलिन एक्सपोर्ट्स में, इंडिया में भी डिफरेंशियल जो 11% है CPO और ओलिन का, उसको 16-17% बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए ओलिन के ऊपर या तो एग्रीकल्चर सेस डाले या CPO को और एक 5% कम करे, क्योंकि इंडस्ट्री जो है ना, 1 लाख करोड़ का इंडस्ट्री, अगर वो नेगेटिव मार्जिन में चले जाएगा तो इट लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स, इट लीड्स टू मार्जिन इश्यूज। तो एक साल अच्छा चला इसकी वजह से। देखिए, जब से ओलिन बंद हो गया, इंडिया में शॉर्टेज तो कभी आया नहीं है, क्योंकि उतना क्रूड ऑयल में बदल गया इंडियन इंडस्ट्री में प्रोसेस होके। तो मैं समझता हूँ कि इसको एज क्विकली एज पॉसिबल रोल बैक करना चाहिए, और ये जो डिफरेंशियल को रीइंस्टेट करना चाहिए, या ओलिन का जो रिस्ट्रिक्शन फिर से इसमें रिस्ट्रिक्ट करना है। जहाँ तक कि नेपाल बांग्लादेश की बात है, बहुत साल से हम लोग बोल रहे हैं, वो रुकेगा नहीं या ना रुक रहा है। इसलिए हमने बोला था वहाँ का सोया रिफाइंड हो या पामोलिन, अभी जो टन आने वाला है, वो सब कैनलाइज करके PDS में सस्ते दाम में दे दे, इंडस्ट्री और मार्केट को खराब ना करे। ये हमारा आशा करता हूँ। ठीक है, ओके। तो आपने भी मतलब कुल मिलाकर ये कहा कि इस तरह के फैसले इंडस्ट्री के हित में नहीं है। सुधाकर जी, मैं आपसे एक बात और समझना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि ये जो फैसला लिया गया है अभी
फ्री इंपोर्ट का, ये तो दिसंबर तक के लिए ही है, दिसंबर में तक के लिए ही किया गया है, मतलब आप मान के चलने की 3-4-5 महीने के लिए। तो क्या मतलब इतना डैमेज हो जाएगा क्या, मतलब इतने कम वक्त में भी क्या रिफाइनिंग इंडस्ट्री को इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा क्या? अगर 3-4 महीने के लिए कोई फैसला सरकार ने ले भी लिया कंज्यूमर के हित में, तो इस पर इतना बड़ा बवाल क्यों, इतना बड़ा विरोध क्यों? यस यस, जैसा अगर आपने 500 करोड़ इन्वेस्ट किया है एक रिफाइनरी में और उसमें -5% में अगर आपको बेचना पड़ा 6 महीने के लिए, उसका नुकसान आपको रहेगा कम से कम 1-1.5 साल तक, वो नुकसान आपको आपके साथ रहेगा बैलेंस शीट में। सो इट इज नॉट अबाउट दिसंबर, आई थिंक इट इज अबाउट द स्ट्रक्चर। नंबर वन, इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, टू आंसर द क्वेश्चन। नंबर टू, ये जो डिबेट है कि इंटरनेशनल मार्केट वर्सेस इंडियन मार्केट, कंज्यूमर वर्सेस फार्मर वर्सेस इंडस्ट्री, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि इंडियन गवर्नमेंट को स्लैब सिस्टम जो हमने आईबीपीए ने सजेस्ट किया है, उसका एक गवर्नमेंट को एक टारगेट लेना चाहिए कि ये मेरा एमएसपी है और मैं चाहता हूं कि ऑयल सीड्स का प्राइस एमएसपी से 50%, 40%, 60% इतना ऊपर होना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि कंज्यूमर का प्राइस ये रहे। ये फिक्स करने के बाद फिर उसके हिसाब से ड्यूटी का ट्रांसपेरेंट एंड स्टेबिलिटी, ये सब चीजें चाहिए इसके अंदर, नहीं तो ये रोज का डिबेट चलता रहेगा। नंबर टू। नंबर थ्री, आई थिंक if your question is what is going to happen on the consumer prices, like we said before, consumer prices तो eventually, देखिए इवेंचुअली पॉलिसी वगैरह कुछ हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स, जिस दिन मलेशिया इंडोनेशिया को सप्लाई प्रेशर आएगा जो आने वाला है अभी 1-2 महीने में, तो प्राइजेस तो ऐसे ही घटना पड़ेगा प्राइजेस को। सो जैसे क्रूड ऑयल है, हम लोग इंटरनेशनली लिंक्ड है इस प्राइजेस में, तो इंटरनेशनल के हिसाब से अपना ड्यूटी बढ़ता है घटता है, इसका रोज का रोज हम उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। एक स्टेबल पॉलिसी चाहिए इंडस्ट्री के लिए, ये बहुत जरूरी है।